डिप्रिसिएशन के जो सेक्शन है 211, 32, 38 और 43 पीजीबीपी के चैप्टर से रिलेटेड है और 50 कैपिटल गेन से रिलेटेड है। रिवीजन टाइम 15 मिनट्स। चलिए एक बार बताइए, डिप्रिसिएशन आप इंडिविजुअल एसेट्स के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं या ब्लॉक ऑफ एसेट्स? ब्लॉक ऑफ एसेट के बेसिस पे। और ब्लॉक ऑफ एसेट किस सेक्शन में डिफाइंड है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 11। कैसे निकालते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट? सिमिलर एसेट्स हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आप बताएंगे या इनकम टैक्स बताएगा? ब्लॉक आप बनाना सिखलाएंगे या इनकम टैक्स सिखलाएगा? सब कुछ इनकम टैक्स सिखलाएगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 में देखिए ब्लॉक ऑफ एसेट्स का मतलब क्या लिखा हुआ है। द टर्म block of asset means a group of assets falling within a class of assets in respect of which same percentage of depreciation is prescribed. इसका मतलब similar assets having same rate of depreciation. ब्लॉक कैसे बनेगा वो नीचे में एक टेबल दिया हुआ है, उसके रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में दिया हुआ है। एलिजिबल एसेट्स एंड इट्स रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। एसेट नंबर 1 क्या? बिल्डिंग। बिल्डिंग का मतलब क्या बताया था? सुपर स्ट्रक्चर। तो रोड के ऊपर डिप्रिसिएशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो जमीन के ऊपर अगर कुछ भी बनाया हुआ है तो वो बिल्डिंग है, सुपर स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन मिलेगा। यही अगर बिल्डिंग का डेफिनेशन हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में देखते थे तो क्या हो जाता था? 4 वॉल्स विथ और विदाउट रूफ। लेकिन जैसे पीजीबीपी के चैप्टर में आते हैं तो ये 4 वॉल्स का डेफिनेशन नहीं है। किसका डेफिनेशन है? सुपर स्ट्रक्चर का। तो इसीलिए रोड के ऊपर डेप्रिसिएशन मिलता है, ट्यूबवेल के ऊपर डेप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। कितने पार्ट में डिवाइडेड है बिल्डिंग? जनरल रेट कितना है? 10%। क्या नहीं लिखा हुआ है? पर एनम नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब एसेट 1 दिन यूज हो या 365 दिन यूज हो, 10% ही डेप्रिसिएशन मिलेगा ब्लॉक पे। अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, यानी कि रिलायंस अपनी बिल्डिंग अपने एम्प्लॉइज को रहने के लिए दे रहा है, तो वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग कहलाएगा। और ये बिल्डिंग को मानते हैं इट इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 5%। होटल बिल्डिंग पे 10%। टेम्पोररी बिल्डिंग पे 100%, यानी कि जिस ईयर में बनी है उसी ईयर में टूटने वाली है तो टेम्पोररी बिल्डिंग कहलाएगा। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 100%। नंबर 2, फर्नीचर और फिटिंग्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स कितना है? 10% है। इस पे स्पेशल रेट्स नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी कहां डिफाइंड है? 43 सबसेक्शन 3 में। मैंने आपको बताया था प्लांट एंड मशीनरी को हम लोग मिसलेनियस एसेट्स बोलते हैं। जो बिल्डिंग नहीं है, फर्नीचर नहीं है, चाय के पौधे नहीं है और एनिमल्स नहीं है, वो क्या है? प्लांट एंड मशीनरी में आएगा। इसीलिए किताबें भी प्लांट एंड मशीनरी है, सर्जिकल इक्विपमेंट्स प्लांट एंड मशीनरी है। या देखिए डेफिनेशन क्या है। प्लांट इंक्लूड्स इंक्लूसिव डेफिनेशन, इसका मतलब बाय वे ऑफ एग्जांपल समझाया गया। प्लांट इंक्लूड्स शिप्स, व्हीकल्स, बुक्स, साइंटिफिक अपैरेटस एंड सर्जिकल इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन। इट डज नॉट इंक्लूड टी बुशेस, लाइवस्टॉक, बिल्डिंग्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। जनरल रेट क्या है? 15%। मोटर व्हीकल 15%। एनुअल बुक्स यूज्ड बाय प्रोफेशनल्स 100%। एनुअल बुक्स का मतलब जैसे लॉ बुक्स है जो बार बार चेंज हो जाती है, उसको हर साल खरीदना पड़ता है, इसीलिए उसके ऊपर कितना है? 100%। लेकिन अदर बुक्स यूज्ड बाय प्रोफेशनल्स, मेडिकल बुक्स ये सब हैं, वो चेंज नहीं होता, इसलिए 60%। एनी बुक्स यूज्ड इन बिजनेस, देखिए ये जो एडवांटेज दिया गया प्रोफेशनल्स को एडवांटेज दिया गया है। और अगर बिजनेस में अगर कोई बुक्स यूज हो रहा है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कोई अगर बुक्स यूज करती है, इन्फोसिस कोई सॉफ्टवेयर की किताबें खरीदती है, तो उसके लिए 15% ही है। अगर रिलायंस या इन्फोसिस लॉ की भी किताबें खरीदेगा तो भी 15% है। सिर्फ एडवांटेज किसके लिए दिया गया? प्रोफेशनल्स के लिए दिया गया। कंप्यूटर इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर 60%, शिप्स 20%, एरोप्लेन एंड एरो इंजन्स 40%, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट 100%। फोर्थ, इंटेंजिबल एसेट्स, नो हाउ, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, लाइसेंसेस, फ्रेंचाइजी और एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट्स ऑफ सिमिलर नेचर। तो ब्रोकरशिप राइट्स ये इंटेंजिबल एसेट्स माना जाएगा।
गुडविल ऑफ ए बिजनेस को भी इंटेंजिबल एसेट्स ही माना जाएगा। यानी किसी भी तरह का राइट मिलता है आपको बिजनेस करने के लिए तो उसको हम लोग इंटेंजिबल एसेट्स मानेंगे। इस राइट्स को आपने खरीदा है, इस राइट्स को आपने खरीदा है तो आपको डिप्रिसिएशन मिलेगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कह रहे हैं, KPC TLF BCR। के से नो हाउ, P से पेटेंट, C से कॉपीराइट, T से ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, बिजनेस और कमर्शियल राइट्स ऑफ सिमिलर नेचर। आया ये जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया हुआ है वो फुल रेट दिया हुआ है, लेकिन अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो हाफ रेट मिलेगा। तो जिस ईयर में आपने एसेट खरीदा है उसी ईयर में पुट टू यूज हो जाएगा तो हाफ रेट मिलेगा। देखिए, एसेट इज परचेज्ड एंड पुट टू यूज इन द सेम प्रीवियस ईयर फॉर लेस देन 180 डेज। कितने कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, 2 कंडीशन। सेम ईयर में परचेज एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। बताइए एग्जैक्ट कौन सा डेट बताया था मैंने आपको, 1 अक्टूबर कितना था 182, 2 अक्टूबर 181, 3 अक्टूबर 180। इसके बाद यानी कि 4 अक्टूबर या उसके बाद अगर आप यूज करेंगे तो लेस देन 180 डेज आएगा। बताइए डिप्रिसिएशन जीरो हो जाता है कब, जब क्लोजिंग WDV ही जीरो हो जाए या ब्लॉक ही खाली हो जाए। कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो डिप्रिसिएशन जीरो हो जाएगा। अगर डिप्रिसिएशन जीरो हो जाता है तो क्या होता है, कैपिटल गेन अराइज हो जाता है। पढ़िए, नील डिप्रिसिएशन इफ नंबर 1 क्लोजिंग WDV इज नील और नेगेटिव और ब्लॉक ऑफ एसेट डू नॉट एग्जिस्ट, तो डिप्रिसिएशन जीरो हो जाएगा। अगर डिप्रिसिएशन जीरो हो जाएगा तो कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा। और ये कैपिटल गेन के बारे में सेक्शन 50 एकदम नीचे में लिखा हुआ, हम लोग बाद में करेंगे आपके साथ। अब ये डिप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए कंडीशंस 3 सेटिस्फाई होने चाहिए। सेक्शन 32 कंडीशंस फॉर क्लेमिंग डिप्रिसिएशन। नंबर 1 एसेट इज ओन्ड होली और पार्टली बाय द एसएससी। नंबर 2 एसेट इज पुट टू यूज इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। नंबर 3 एसेट इज पुट टू यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। 2 कंडीशन है ओनरशिप की और रेडी टू यूज। अगर एसेट रेडी टू यूज है तो डिप्रिसिएशन मिलना शुरू हो जाएगा, एक्चुअल यूज की जरूरत नहीं है। क्या इज इट मैंडेटरी टू क्लेम डिप्रिसिएशन या ऑप्शनल है, इट इज मैंडेटरी। तो इट इज मैंडेटरी टू क्लेम डिप्रिसिएशन इन पैसिव यूज, डिप्रिसिएशन इज अवेलेबल। अगर एक बार डिप्रिसिएशन का क्लॉक स्टार्ट हो गया फिर रुकेगा नहीं। आइडल में भी डिप्रिशिएट तो होता ही है, एसेट पड़ा पड़ा भी तो खराब होता ही है, तो डिप्रिसिएशन मिलता रहेगा। नाउ कंप्यूटेशन ऑफ डिप्रिसिएशन कैसे है, ओपनिंग WDV प्लस परचेजेस। मतलब परचेज कब करेंगे आप, परचेज वाला इस ब्लॉक में कब आएगा, व्हेन पुट टू यूज भी हो जाए। तो पुट टू यूज इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर तभी आएगा, वरना इसमें भी नहीं आएगा। माइनस सेल ऑफ एसेट इक्वल टू क्या आएगा, क्लोजिंग WDV। इसी क्लोजिंग WDV में क्या माइनस करोगे, डिप्रिसिएशन। फिर नेक्स्ट ईयर का क्या आ जाएगा, ओपनिंग WDV। ओपनिंग WDV का दूसरा नाम डेप्रिसिएटेड वैल्यू, लिख लीजिए। ओपनिंग WDV के ब्रैकेट में डेप्रिसिएटेड वैल्यू। प्लीज, आपने ये जो एसेट परचेज किया है, आपने 10 लाख रुपए का एसेट परचेज किया है, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग गया, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज लग गया, ट्रैवलिंग कॉस्ट लग गया, इंटरेस्ट लग गया, ये सब ऐड होगा या नहीं होगा, होगा। तो ये परचेज ऑफ एसेट एक्चुअल कॉस्ट सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 में डिफाइंड है। क्या क्या ऐड करेंगे, इनवॉइस प्राइस माइनस सब्सिडी प्लस ड्यूटीज एंड टैक्सेस। लेकिन ड्यूटीज और टैक्सेस का अगर क्रेडिट मिल गया है तो यहां ऐड नहीं होगा, अगर क्रेडिट नहीं मिला है तो ऐड होगा। प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस ऑफ एसेट। ये इंश्योरेंस ऑफ एसेट कब, ट्रांसपोर्टेशन के वक्त। तो अब जर्मनी से इंडिया इंपोर्ट हो रहा है उस वक्त का इंश्योरेंस कॉस्ट ऐड होगा। लेकिन एसेट इंस्टॉल हो गया उसके बाद अगर आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं तब तो आपको प्लांट एंड मशीनरी में हम लोग सेक्शन 31 करवाया, आपको इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का डिडक्शन मिल जाएगा आपको। ये इंश्योरेंस कॉस्ट कब से है, इंस्टॉलेशन से पहले का, पुट टू यूज से पहले का है। प्लस ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज प्लस इंटरेस्ट टिल द एसेट इज पुट टू यूज।
अगर इंटरेस्ट आफ्टर द एसेट इज पुट टू यूज है तो उसका रिडक्शन मिल जाता है, प्लस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉइज फॉर मेकिंग सर्वे ऑफ द एसेट, यही एक्चुअल कॉस्ट आएगा। इन सबको जोड़ के इसके ऊपर आपको क्या क्लेम करना है, डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट, सेल ऑफ एसेट ऑब्लिक डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट। ऊपर में जो 43 सबसेक्शन 6 में सेल ऑफ एसेट दिया हुआ है उसमें कितनी वैल्यू माइनस करेंगे, बोला सेल करने से अगर आपको 1 रुपया भी मिला है तो वो माइनस होगा। अगर एसेट जल गया है और एसेट इंश्योर करवाया हुआ है तो इंश्योरेंस से जो पैसा मिलेगा वो माइनस होगा। तो मनी वैल्यू ऑफ एसेट ऑब्लिक इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम ओपनिंग WDV। सेक्शन 50 कब एप्लीकेबल होगा, इफ डेप्रिसिएशन इज निल। तो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ सेल ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट, इन केस व्हेन डेप्रिसिएशन बिकम्स निल। और डेप्रिसिएशन निल कब होता है, जब क्लोजिंग WDV निल या नेगेटिव हो या फिर ब्लॉक ऑफ एसेट इज एम्प्टी। कैपिटल गेन अराइजेस, और जब भी डेप्रिसिएबल एसेट बेचेंगे शॉर्ट टर्म अराइज होगा या लॉन्ग टर्म अराइज होगा, शॉर्ट टर्म, ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेल कंसिडरेशन माइनस ओपनिंग WDV। परचेजेस क्यों नहीं माइनस करते हैं, परचेजेस क्यों नहीं माइनस करते हैं, क्योंकि परचेजेस का मान लीजिए परचेज किया 10 लाख, उसमें डिप्रिसिएशन आप ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, तो डिप्रिसिएशन या तो PGB में माइनस होगा या कैपिटल गेन में माइनस होगा। आपने डिप्रिसिएशन पहले कहां माइनस कर लिया है, PGBP में, अब दोबारा कैपिटल गेन में माइनस नहीं होगा, इसलिए क्या माइनस कर रहे हैं, ओपनिंग WDV। लेकिन वो परचेज हम लोग माइनस कर रहे हैं जिस पर अपने डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया, तो वो माइनस परचेज ऑफ एसेट माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस इक्वल टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन।